हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्पेशल। आज हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर में के पेपर को देखेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पेपर का नाम है। और आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, जो कि है रोजेस्टीन-रोदान का प्रबल धक्का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एक विकास के क्षेत्र में रोजेस्टीन-रोदान ने अपना सिद्धांत दिया था और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे से बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसकी थ्योरी। पॉल रोजेस्टीन-रोदान का प्रबल प्रयास सिद्धांत विकास अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो मुख्यतः अल्प विकसित देशों के लिए दिया गया था। ये जो रोजेस्टीन-रोदान का प्रबल धक्का सिद्धांत है वो कि विकास के लिए है, मतलब विकास अर्थशास्त्र के लिए है, इम्पॉर्टेंट है। और ये सिद्धांत अल्प विकसित क्षेत्रों के लिए दिया गया था, अल्प विकसित देशों के लिए। अल्प विकसित देश वे होते हैं जो कि मतलब विकसित नहीं होते, जो विकासशील की दिशा में होते हैं, मतलब वो अपने आप को डेवलप कर रहे होते हैं। तो इनका मानना था इस सिद्धांत के अनुसार अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं गरीबी के दुष्चक्र में फंसी होती हैं, इसलिए इन्हें बाहर निकलने के लिए छोटे छोटे प्रयास पर्याप्त नहीं होते। जो रोजेस्टीन-रोदान थे, इनका मानना था कि जो अल्प विकसित की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो गरीबी के दुष्चक्र में फंसी रहती हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने गरीबी का दुष्चक्र भी पढ़ा था, मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो गरीबी का दुष्चक्र होता है मतलब कि वो इंसान गरीबी से बाहर नहीं निकल पाए। जैसे कम रोजगार होगा तो कम आय होगी, कम बचत होगी तो वो कम इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, इसकी वजह से वो हमेशा गरीबी में फंसता रहेगा। तो जो गरीबी के दुष्चक्र में फंसी रहती है अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं, तो इनसे बाहर निकलने के लिए जो छोटे छोटे प्रयास किए जाते हैं वह इनकी नज़रों से पर्याप्त नहीं थे। इनका मानना था कि इसके लिए ज़रूरी है एक साथ बड़े पैमाने पर समन्वित निवेश। यही प्रबल प्रयास सिद्धांत कहलाता है। मतलब कि इनका मानना था कि किसी भी अल्प विकसित देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए, उसको सुधारने के लिए जो छोटे छोटे प्रयास किए जाते हैं वो पर्याप्त नहीं होते। इसके लिए एक साथ बड़े पैमाने पर और समन्वित निवेश, मतलब कि सभी में निवेश करना ज़्यादा सक्सेस माना है इन्होंने किसी भी देश के लिए, अल्प विकसित देश के लिए। और इसी को इन्होंने प्रबल प्रयास सिद्धांत कहा है। इस प्रकार की बड़ी छलांग, बड़ी उठान या बड़े धक्के की अवस्था को प्रबल प्रयास के सिद्धांत की संज्ञा दी गई है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे इनका मानना था कि अगर इन्होंने एग्जांपल लिया था एक जूता कंपनी का, तो इनका मानना था कि अगर कोई कंपनी एक जूता बना रही है तो वो जितने जैसे कार में जो श्रमिक लगाएंगे, तो उनके पास ऐसा नहीं है कि देखो उनको, जैसे जब कोई जूता उद्योग एक पर्सन स्टार्ट करता है तो उसमें केवल जो जूते से संबंधित, मतलब जिनको जूते का काम आता होगा, जैसे लेदर वगैरह का काम, तो केवल उन्हीं को रोज़गार मिलेगा, जिसके कारण केवल उन्हीं के पास पैसा होगा और वो लोग कितने बार ही जूते परचेस करेंगे। इसकी वजह से इन्होंने बोला था कि ना केवल एक उद्योग पर ध्यान देना चाहिए, इसके साथ कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, इन सभी पर एक साथ निवेश करना चाहिए, ताकि जो बचे हुए लोग हैं उनको भी रोज़गार मिल सके। क्योंकि अगर हम लोग केवल एक ही उद्योग पर ध्यान देंगे तो एक उद्योग से दूसरे, मतलब सभी को रोज़गार नहीं प्रोवाइड करवा सकते। इस वजह से इन्होंने बोला था कि एक साथ, मतलब इनके सिद्धांत को प्रबल धक्का सिद्धांत कहते हैं। मतलब एक ही साथ सारे उद्योगों पर निवेश करना, जिसके कारण जैसे देखिए जो कपड़े वाले फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उनके पास जब पैसा आएगा, बचत होगी, तो वो आके जूता खरीदेंगे। और जूता वाली कंपनी में जो काम कर रहे हैं, जूता वाली फैक्ट्री में, तो उनके पास जब पैसे बचेंगे तो वह जाके कपड़े भी खरीदेंगे। इस तरह से मतलब देखेंगे कि अगर सारे उद्योग मिलकर काम करेंगे, सारे उद्योगों में फोर्स किया जाएगा, तो उसके थ्रू जो और दूसरे लोग हैं उनकी भी इनकम होगी, जिसके कारण जो सारे उद्योग में इन्वेस्टमेंट की गई है वो भी चलेंगे। तो इस तरह से इनका मानना था कि किसी भी अल्प विकसित देश के लिए केवल छोटे छोटे प्रयास करना संभव नहीं है, मतलब छोटे छोटे प्रयास के द्वारा उनका ऊपर उठना संभव नहीं है। इस वजह से उनको एक साथ समन्वित निवेश करना चाहिए। तो ये था इनकी थ्योरी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद बात करेंगे बड़े धक्के का सिद्धांत निम्न 3 अविभाज्यताओं पर आधारित है। सबसे पहला मांग की अविभाज्यता, उत्पादन फलन की अविभाज्यता, और तीसरा है बचत की पूर्ति में अविभाज्यता। सबसे पहले देखेंगे मांग की अविभाज्यता।
अल्प विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण वस्तुओं की मांग सीमित रहती है। यदि किसी एक उद्योग की स्थापना की जाती है तो उसके उत्पादन के लिए पर्याप्त मांग उत्पन्न नहीं होती है। पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद समझेंगे। इस स्थिति में कई उद्योगों की एक साथ स्थापना आवश्यक होती है, जिससे रोजगार और आय में वृद्धि होती है। आय बढ़ने पर मांग भी बढ़ती है और सभी उद्योगों को पर्याप्त बाजार मिल जाता है। अब जैसे मान लीजिए जो अल्प विकसित देश होते हैं, मान लीजिए आप लोग गांव या शहर का एग्जांपल लेते हैं, तो जो गांव के लोग होते हैं, मतलब जब गांव में होता है वहाँ पर हम लोग ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, क्योंकि गांव में लोग उतना अफोर्ड नहीं कर पाते। जो जैसे कृषक वर्ग होता है वहाँ पर लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो इतनी महंगी महंगी चीज़ें खरीद सकें। बल्कि अगर आप लोग सिटी साइड जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट बिकते हैं, और ऐसा नहीं कि केवल महंगे प्रोडक्ट आते हैं, वो सब बिकते भी हैं। जैसे आप किसी भी गांव में सब्जी का एग्जांपल लेते हैं तो गांव में सब्जियां सस्ती मिलती है शहर की अपेक्षा। इसी तरह से होता है। इसी तरह से अब देश के बारे में समझेंगे। जो अल्प विकसित देश होते हैं उनमें प्रति व्यक्ति आय कम होती है। प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण वस्तुओं में मांग सीमित रहती है। जैसे जो लग्जरी प्रोडक्ट आते हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी मांग हम लोग नहीं कर पाते। जैसे बहुत हैवी प्रोडक्ट, मतलब बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट, नायका, ये सब कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं, मतलब और भी जो बड़े बड़े, जैसे जो लग्जरी कार होती है, सभी लोग ऐसी भी अफोर्ड नहीं कर पाते। इस तरह से जो लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं उनकी डिमांड बहुत लो हो जाती है। जो वैसे देश होते हैं, जो वैसे मतलब कम, जिनके यहाँ कम इनकम होती है। तो इसी तरह से देखेंगे अल्प विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण वस्तुओं की मांग सीमित रहती है। मतलब उतनी मात्रा में उनकी मांग नहीं होती जितनी मांग होनी चाहिए। और किसी भी अगर उद्योग पर इन्वेस्टमेंट की जाती है और अगर उस वस्तु की डिमांड उतनी हो ही ना, तो फिर इन्वेस्टमेंट किए कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो फिर जो होता है उद्योग वो लॉस में चला जाता है। यदि किसी एक उद्योग की स्थापना की जाती है तो उसके उत्पाद के लिए पर्याप्त मांग उत्पन्न नहीं होती है। अगर किसी एक उद्योग की स्थापना करेंगे तो उसके लिए पर्याप्त मांग उत्पन्न नहीं हो पाती, क्योंकि सभी को रोज़गार नहीं मिलेगा तो सभी लोग डिमांड भी नहीं करेंगे। इस स्थिति में कई उद्योगों की एक साथ स्थापना आवश्यक होती है, जिससे रोजगार और आय में वृद्धि होती है। आय बढ़ने पर मांग भी बढ़ती है और सभी उद्योगों को पर्याप्त बाजार मिलती है। क्योंकि देखिए, जब तक किसी वस्तु की डिमांड नहीं है तो उस पर आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, कोई प्रॉफिट नहीं निकल कर आएगा। इसी वजह से इन्होंने बोला है कि जब एक साथ कई उद्योगों की स्थापना होगी तो उससे रोजगार और आय दोनों में वृद्धि होगी, जिससे डिमांड बढ़ेगी। और जब डिमांड बढ़ेगी तो वो जो उद्योग होगा उसको भी एक मतलब बाज़ार मिल जाएगी। पर्याप्त बाज़ार का मतलब है उसको एक जगह मिल जाएगी, मतलब वो वहाँ पर स्टेबल हो सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इजी है, अच्छे से देखेंगे। अतः मांग की समस्या दूर करने के लिए सामूहिक निवेश आवश्यक है। मतलब जो मांग की समस्या होती है उसको दूर करने के लिए ज़रूरी है कि कई सारे उद्योगों पर एक साथ इन्वेस्टमेंट किया जाए। अब उसके बाद देखेंगे उत्पादन फलन की अविभाज्यता। कई उद्योगों में उत्पादन प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम बड़े पैमाने का निवेश आवश्यक होते हैं। छोटे स्तर पर उत्पादन करने से लागत अधिक आती है। लागत अधिक और लाभ कम होता है, जिससे उद्योग टिक नहीं पाता है। इसलिए उत्पादन को कुशल एवं लाभकारी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश करना आवश्यक होता है। यही कारण है कि छोटे निवेश से विकास संभव नहीं हो पाता। देखिए, इनका क्या मानना था कि मतलब कि इन्होंने जो उत्पादन फलन की व्याख्या दी है, उत्पादन फलन की अविभाज्यता में इनका मानना था कि जैसे देखिए, अगर कोई भी उद्योग प्रारंभ कर रहा है तो हम जब तक बड़े इन्वेस्टमेंट से नहीं करेंगे तब तक वो हमें उतना प्रॉफिट नहीं देगा। इसी वजह से ये होता है कि जैसे भारत में बहुत ही कम, जैसे जो कार वगैरह बनाई जाती हैं, वो सब अगर किसी भी वस्तु को बनाने में कॉस्ट ज़्यादा आती है तो उससे अच्छा होता है कि हम लोग उसको दूसरे देश से परचेज़ कर लें। इसी वजह से बोला गया है कि जो उद्योग प्रारंभ होते हैं आरंभ में, मतलब जब उद्योग स्टार्ट किया जाता है न्यूनतम पैमाने पर, तो हमारे पास खर्चा ज़्यादा आता है अब उसके लाभ की अपेक्षा। अगर हम लोग किसी छोटी चीज़ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो हमारा केवल पैसा डूबेगा, ना कि हमें उससे प्रॉफिट होगा। इसी वजह से बोला गया, देखिए, अगर किसी
काम को हम लोग हाथ से करेंगे, तो हाथ से काम करने पर हमारे पास ना तो वो प्रोडक्ट उतना तैयार हो पाएगा और ना ही हमारे पास समय की बचत होगी। समय भी ज़्यादा लगेगा और प्रोडक्ट भी उतना अच्छा नहीं तैयार हो पाएगा और मतलब उतनी सफाई भी नहीं होगी और काम भी बहुत लेट हो पाएगा। इसी के अपेक्षा अगर हम लोग मशीन लगाते हैं, मशीन का यूज़ करते हैं, तो हमारे 1-2 घंटे में ही काफ़ी मतलब काम निकल आएगा। इसके लिए हमें चाहिए होती है बड़ी इन्वेस्टमेंट। तो बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात करी, इन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात की है कि छोटे स्तर पर उत्पादन करने से लागत अधिक आती है और लाभ कम होता है, जिससे उद्योग टिक नहीं पाता। और जब कोई भी हम लोग उद्योग करेंगे, अगर वो हमारा प्रॉफिट नहीं देगा तो फिर हम लोग उस उद्योग को छोड़ना ज़्यादा बेटर समझेंगे। इसलिए उत्पादन को कुशल एवं लाभकारी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश करने की आवश्यकता होती है। अगर हम लोग बड़े पैमाने पर निवेश करेंगे तो फिर वो प्रोडक्ट हमें ज़्यादा प्रॉफिट देगा। यही कारण है छोटे छोटे निवेश से विकास का संभव नहीं हो पाता। इसी वजह से इनका मानना था कि अगर हम लोग छोटे छोटे निवेश करते रहेंगे तो फिर विकास संभव नहीं है, क्योंकि फिर उसमें समय भी ज़्यादा लगेगा और उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं निकल कर आएगा। अब थर्ड पॉइंट का समझेंगे, बचत की पूर्ति में अविभाज्यता। अल्प विकसित देशों में आय कम होने के कारण बचत का स्तर भी निम्न होता है। कम बचत के कारण पर्याप्त पूंजी का निर्माण नहीं हो पाता, जिससे निवेश सीमित रह जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी एक साथ जुटाना आवश्यक है, जो केवल सरकार के हस्तक्षेप, बाहरी सहायता या योजनाबद्ध प्रयासों से ही संभव है। ये हो गया इनका पूरा। तो इनका मानना था कि जैसे जो अल्प विकसित देश होते हैं उनमें बचत बहुत ही कम होती है, क्योंकि उनके रोज़ के खर्चे ही नहीं पूरे हो पाते हैं। इसी वजह से उनके यहाँ बचत कम होती है और उतना अच्छा आय का सोर्स होता नहीं कि जिसके थ्रू वो लोग बहुत अच्छी आय जनरेट कर रहे हैं। इसी वजह से वहाँ पर बचत भी नहीं हो पाती। कम बचत के कारण पर्याप्त पूंजी का निर्माण नहीं हो पाता। जब देखिए बचत नहीं होगी तो पूंजी निर्माण नहीं संभव है। इंसान के पास जब कम आय आएगी, मतलब उनकी इनकम कम होगी, किसी पर्सन की मान लीजिए कि इनकम बहुत कम है, तो वह अपना पैसा पहले खर्च करेंगे अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके लिए, जैसे किसी दवाई के लिए, खाना के लिए और स्कूल कॉलेज की फ़ीस के लिए। इन सब में वो रुपए अपना खर्चा कर देगा, तो उनके पास कोई भी रुपए नहीं बचेंगे, तो जिसके कारण कह सकते हैं बचत नहीं होगी। और जब इंसान के पास बचत नहीं होगी तो वह निवेश भी नहीं कर देगा, क्योंकि निवेश करने में उसको एक ये भी रिस्क रहता है, पता नहीं जो उद्योग स्टार्ट करे वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो इस वजह से वो इंसान निवेश नहीं कर पाते, और जब निवेश नहीं होगा तो फिर पूंजी का निर्माण भी नहीं हो पाता। इस समस्या को दूर करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी एक साथ जुटाना आवश्यक है, जो केवल सरकार के हस्तक्षेप, बाहरी सहायता या योजनाबद्ध प्रयासों से ही संभव है। इनका मानना था कि जो बचत कम है, मतलब बचत नहीं हो पाती, इसमें सरकार अगर हस्तक्षेप करेगी या बाहरी सहायता ली जाए या योजनाबद्ध प्रयास किए जाएँ तो ये संभव है काफ़ी हद तक कि जो मनुष्य होते हैं वह एक साथ पूंजी जुटा सकें। मतलब कि सरकारें नई नई स्कीमें ले आए और या बाहरी सहायता जो गवर्नमेंट बाहरी देशों से ले इस तरह से होता है, मतलब इस तरह से इनका मानना था। अब देखेंगे नीचे। आई होप आप लोगों को तीनों अविभाज्यताएं समझ में आई होंगी। अतः इन तीनों अविभाज्यताओं के कारण अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं विकास के मार्ग में बाधित रहती हैं। अतः इन्हें दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर समन्वित और एक साथ निवेश आवश्यक है। एक साथ किया गया निवेश अनिवार्य होता है। मतलब इन्होंने जो तीन हम लोगों ने कठिनाइयाँ देखी हैं, वही इनका मुख्य कारण है किसी भी अल्प विकसित देश का गरीबी के दुष्चक्र में फंसने का। इस वजह से बहुत ही ज़रूरी है कि एक साथ बड़े पैमाने पर निवेश करना चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था को विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। ये इनका पूरा सिद्धांत था। मतलब इनका मानना था कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत ज़रूरी है कि केवल एक उद्योग पर डिपेंड ना रहे, एक ही समय पर बहुत सारा निवेश करके अनेक उद्योगों को स्थापित करना चाहिए, तो जिससे लोगों की आय बढ़े और लोगों की बचत हो और पूंजी निर्माण हो। इसी तरह से तभी वहाँ के लोग गरीबी से बाहर आ सकेंगे। प्रबल प्रयास सिद्धांत की आलोचना। देखिए कोई भी सिद्धांत आता है तो उसकी आलोचना तो होती है, तो अब देखेंगे इसकी आलोचनाएं क्या क्या थी। प्रबल प्रयास के सिद्धांत की विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने आलोचना की है।
इनमें निम्न प्रमुख हैं। देखिए, अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और आप लोग केवल इतना लिख कर आते हैं, उसकी मतलब परिभाषा के सिद्धांत का मेन अर्थ क्या था और ये उनके मतलब किस कारण गरीबी बनी रहती है और ये आलोचना, हो सकता है एग्ज़ाम में अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आए तो हो सकता है कि आलोचना अलग से पूछ लिया जाए। तो अब इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। बाह्य मित्त वैधताओं का अभाव। इस सिद्धांत में यह माना गया है कि बड़े पैमाने पर एक साथ निवेश करने से विभिन्न उद्योगों के बीच बाह्य मितव्ययता स्वतः उत्पन्न हो जाएंगी, परंतु वास्तविक में ऐसा नहीं है। ऐसा आवश्यक नहीं है। सभी उद्योग एक दूसरे को समान लाभ नहीं पहुंचाते। समन्वय के अभाव में अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। अतः यह धारणा व्यावहारिक रूप से कमज़ोर मानी जाती है। इनका मानना था कि जैसे हम लोग एक साथ निवेश करेंगे बहुत सारे उद्योगों में, तो जो वहाँ उद्योग होगा तो सभी उद्योग एक दूसरे को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाएंगे। मतलब उसके कारण, जैसे मान लीजिए एक कपड़ा उद्योग है, एक चमड़ा उद्योग है, तो ये दोनों उद्योग एक दूसरे को पारस्परिक लाभ पहुंचाएंगे। परंतु ऐसा ज़रूरी नहीं कि इन उद्योगों से दोनों को लाभ ही हो। आगे चलकर अगर जैसे आगे ऐसा होता तो जैसे जो अमीर लोग हैं वो गरीबों की सहायता करके समन्वय मतलब सब एक समान पर आ सकते थे, परंतु ऐसा नहीं होता। अगर कोई इंसान अमीर होता तो वो और अमीर बनने की सोचता, ना कि वो गरीबों की सहायता करके उनको ऊपर उठाएगा। कुछ लोग होते भी हैं, ऐसा नहीं है, परंतु यहाँ पर एक बहुत ही लॉजिकल बात की जा रही है व्यावहारिक रूप से। तो ऐसा नहीं है कि एक स्वतः उत्पन्न हो जाए, मतलब कि बाह्य मितव्ययता स्वतः उत्पन्न हो जाए, तो ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही रेयर केस है। इस वजह से इन्होंने जिन अर्थशास्त्रियों ने आलोचना की उन्होंने ये पॉइंट रखा और उन्होंने कहा परंतु वास्तविकता में ऐसा आवश्यक नहीं है कि सभी उद्योग एक दूसरे को समान लाभ पहुंचाएं। मतलब उनका मानना था कि सभी उद्योग एक दूसरे को समान लाभ नहीं पहुंचाते। समन्वय के अभाव में अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं होता। मतलब जिस पर्पज़ से उद्योग किया जा रहा था कि सभी उद्योग एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब उतना लाभ हम लोगों को नहीं मिल पाएगा जितना उन्होंने अपेक्षा की थी। अतः यह धारणा व्यावहारिक रूप से कमज़ोर मानी जाती है। अब इसके बाद देखेंगे कृषि विकास पर कम महत्व। यह सिद्धांत मुख्यतः औद्योगिक विकास पर बल देता है। देखिए, इन्होंने जितनी बात की सब उद्योग पर ही बात की है। इनका मानना था कि सभी उद्योगों पर एक साथ निवेश किया जाए। इन्होंने बिल्कुल भी कृषि विकास पर ध्यान नहीं दिया। यह सिद्धांत मुख्यतः औद्योगिक विकास पर बल देता है और कृषि क्षेत्र की उपेक्षा करता है, मतलब कृषि क्षेत्र को नकारता है। जबकि अल्प विकसित देशों में अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर होती है। कृषि की अनदेखी से असंतुलित विकास उत्पन्न होता है। तो इन्होंने कृषि की बात नहीं की थी, और जबकि अल्प विकसित देशों में कृषि ही मेन होता है उनकी इनकम का सोर्स, तो इस वजह से भी इनकी आलोचना की जाती है। बचत का शून्य होना। अर्ध विकसित देशों के संदर्भ में प्रबल प्रयास सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण कमी यह है कि इन देशों में जहां पूंजी का अभाव होता है, मतलब अल्प विकसित देशों में जहां पूंजी का अभाव होता है, वहां प्रारंभिक अवस्था में बचत भी प्रायः शून्य या अत्यंत कम होती है। इस स्थिति में बड़े पैमाने पर निवेश के लिए आवश्यक पूंजी जुटाना कठिन हो जाता है। परंतु इस समस्या के महत्व को इस सिद्धांत में पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं किया गया। तो ये भी बात बिल्कुल सच है कि जो छोटे देश होते हैं, अल्प विकसित देश होते हैं, उनमें इतनी उनकी आय नहीं होती है, उनके पास इतनी पूंजी नहीं होती कि वे एक साथ निवेश कर सकें, क्योंकि इससे उनको एक बहुत ही बड़े लॉस की भी रहता है कि अगर उनका लॉस हो गया तो क्या ही होगा। इस वजह से बड़े पैमाने पर निवेश करने से लोग कतराते हैं, और इस बात को इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अब देखेंगे फोर्थ पॉइंट, अवास्तविकताओं पर आधारित। यह सिद्धांत कई अव्यावहारिक मान्यताओं पर आधारित है। सभी क्षेत्रों में एक साथ बड़े पैमाने पर निवेश, ये सबसे बड़ी मतलब इनके ये भी आलोचना की जाती है कि सभी क्षेत्रों में एक साथ बड़े पैमाने पर निवेश तो करना इम्पॉसिबल हो जाता है थोड़ा, पूर्ण समन्वय की अपेक्षा। मतलब इनका मानना था कि जो जितने भी उद्योग हैं वे सब मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करेंगे, परंतु ऐसा भी बहुत ही मुश्किल है। वास्तविक जीवन में इतने बड़े स्तर पर समन्वय करना कठिन होता है, इसलिए यह सिद्धांत व्यावहारिक रूप से सीमित हो जाता है। मतलब इतना समन्वय करना मुश्किल होता है व्यावहारिक रूप से, इस वजह से यह सिद्धांत लिमिट में आ जाता है।
लिमिटेशन आ जाती है उस पर। सरकारी नियोजन पर बल। इस सिद्धांत में ये इसके 5th नंबर की आलोचना है। इस सिद्धांत में विकास के लिए सरकार की केंद्रीय भूमिका को आवश्यक माना गया है। मतलब इन्होंने बात की थी जब हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्पादन पालन के बारे में, सॉरी बचत वाले में। तो इनका मानना था कि जो सरकार है उनको सहयोग करना चाहिए बचत को बढ़ावा देने में और पूंजी का निर्माण करवाने में। लेकिन इन्होंने देखो सरकार इस सिद्धांत में विकास के लिए सरकार की केंद्रीय भूमिका को आवश्यक माना गया, परंतु सभी देशों की सरकारें इतनी सक्षम नहीं होती। अधिक सरकारी हस्तक्षेप से अक्षमता और भ्रष्टाचार बढ़ सकता है। अगर गवर्नमेंट का मतलब हस्तक्षेप ज़्यादा होगा तो फिर भ्रष्टाचार वहाँ पर होने लगता है। इस वजह से वो देश विकसित और नहीं कर पाता। अपने भी देश में बहुत भ्रष्टाचार है, इसी कारण आज भी वो उतना डेवलप नहीं हो पाया। अमीर और अमीर होते चलेगा, गरीब और गरीब होते चलेगा। तो इन्होंने इस बात की भी उपेक्षा की है, आलोचना की है सरकारी नियोजन पर बल। यद्यपि प्रबल प्रयास सिद्धांत अल्प विकसित देशों के विकास हेतु महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करता है, फिर भी इसकी अव्यावहारिक धारणाएं कृषि की उपेक्षा और अत्यधिक सरकारी निर्भरता इसे सीमित बनाती है। मतलब इनका विचार बहुत ही अच्छा था, परंतु कुछ आलोचनाओं के कारण ये एक सीमित बन के रह गया। मतलब इनका जो सिद्धांत था। ये वीडियो पूरी हुई। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।